इसको हम लेकर आए थे एम्पियर्स लॉ से, तो एम्पियर्स लॉ में क्या था, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे, जो हमने कहा था किसके लिए एप्लीकेबल है, स्टडी स्टेट के लिए। फिर मैक्सवेल ने बोला कि जो राइट हैंड साइड में है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है एम्पियर्स लॉ, ये टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए में ट्रू नहीं था। सो ही एडेड अ न्यू टर्म विद जे, दैट इज जे इज कंडक्शन करंट डेंसिटी, and he added a new term j dash. Okay, and this j dash was called displacement current density, and its value was derived del d over del t. तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, देखो। पर मैंने लास्ट लेक्चर में भी जो सैटरडे हमने किया था, मैंने बोला था कि अगर हमारे पास कैपेसिटर है, तो एक तरीके से ये क्या है आपका, दिस इज द ब्रेकेज ऑफ दिस कनेक्टिंग वायर। अब ये सपोज मेरे पास एक वायर था, इस वायर को मैंने इस एरिया से ब्रेक कर दिया, बीच में क्या लगा दी, ये प्लेट लगा दी। तो क्या इसमें यहाँ से करंट फ्लो करनी चाहिए दूसरी तरफ, ये तो पॉसिबल नो। नहीं है। लेकिन हमने देखा कि सर्किट में करंट फ्लो कर रही है। तो इसके लिए क्या करा, आपका जो फेराडे थे, फेराडे ने इस चीज को ऑब्जर्व करा कि जब वो इसके बीच में क्या लेके गए, आपका दो प्लेट्स के बीच में कंपास लेके गए, उन्हें क्या मिला, यहाँ पर कुछ डिफ्लेक्शन मिला। ये डिफ्लेक्शन क्या है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपका एग्जिस्ट कर रहा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकला कि जो आपका इन प्लेट्स के बीच में जो आपका सर्किट में विदाउट आपके कंडक्शन करंट भी करंट आपकी फ्लो कर रही है, तो इन दो कैपेसिटर्स के बीच में कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी तो है जो करंट के फ्लो को कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, नहीं तो अगर बाय डेफिनेशन हम कहें तो इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के बीच से कोई करंट तो फ्लो नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ कोई मीडियम या ये वायर में डिसकंटिन्यूटी आ गई है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं कर सकता। बट स्टिल व्हेन वी हैव सीन द सर्किट, देयर वाज सम दैट वाज द करंट वाज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो इसके पीछे का रीजन क्या था, तो उन्होंने ये बोला कि इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये किसकी वजह से है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया। अरे वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है करंट के, जिसे क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। और जिसकी वैल्यू आती है क्या, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी। ये कहाँ से आई, मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन थी, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में जे की वैल्यू, जेड एस की वैल्यू कितनी आई थी, यही डिस्प्लेसमेंट डेल डी करंट और डेंसिटी, डेल डी बाई डेल टी। डेल टी। अब ये जो जे डी है, जे डी एक्चुअल में क्या होगा, आई डी अपॉन ए, यही होगा ना, यही होगा ना, आई डी अपॉन ए। यस सर। और डेल ओवर डेल टी, डी को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई। ये सही है। सलनोटी। चलो, तो यहाँ से आई डी इक्वल्स टू कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए डेल ई ओवर डेल टी। जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा वही है ना, आई डी यस इक्वल्स सर, टू यस सर। एप्सिलॉन नॉट ए डेल ई ओवर डेल टी। इसका मतलब जो हम ये लेकर आए थे एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का, वो क्या था, आपका एक, दैट वाज फॉर्मूला। ओके, और यहाँ से हम क्या लेकर आए, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू को हम ले आए, दैट इज आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डी ओवर डी टी। अब एक बात बताओ, अगर ई टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ई अगर स्टडी स्टेट में है, तो क्या होगा भाई, सर डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल जीरो। हाँ क्या हो नहीं, जाएगा, डी ओवर डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। तो इसका मतलब आई डी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके बीच में कोई करंट फ्लो कर पाएगी, क्या कैपेसिटर से करंट फ्लो कर पाएगी, अगर ई आपका कांस्टेंट है, तब नो कैपेसिटर में सर। से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। इसीलिए यही रीजन है आपका, जो कैपेसिटर्स होते हैं किसे ब्लॉक कर देते हैं, डीसी करंट्स। डीसी को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और किसे अलाउ करते हैं, एसी को, क्योंकि जब तक आपका क्या होगा, करंट आपकी वेरिंग हो, आपका फील्ड चेंज होगा, तब तक इसमें आईडी आपकी फ्लो करेगी।
और जैसे ही आपका आईडी रुक गई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी डीसी, तो ये क्या करेगा, आईडी को क्या कर देगा, जीरो। तब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। इसलिए अगर कैपेसिटर एलिमेंट लगा है केवल सर्किट में तो डीसी फ्लो नहीं करेगी, हमेशा क्या फ्लो करेगी उस केस में, एसी। आया समझ में? ये यस सारा सर। का सारा तामझाम इसमें लिखा हुआ है। ठीक हो गया? इसको तुम लोग आगे पढ़ोगे। ठीक, अब इसमें देखो कुछ टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पर, वी डॉट डी एल इक्व टू म्यू नॉट आई। अब देखो यहाँ पर एक जो ये कर्व इसने बनाया है, इसको मैं दोबारा से थोड़ा बड़े उसमें बनाता हूँ। इसने क्या करा, एक कैपेसिटर लिया, ठीक है, सर्किट में। यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगाने वाला हम लोग। तो क्या करा, इसमें करंट आई हमारी क्या कर रही थी, फ्लो कर रही थी। ठीक है। अब हमने क्या करा, एक इसके लूप के चारों तरफ, इस जो करंट कंडक्टिंग वायर के चारों तरफ क्या बना दिया, एक लूप एल। ठीक है। अब इसका जो सरफेस बना है इसको क्या बोल दिया, S1। इस सरफेस को क्या बोला, S1। अब इसी लूप से होते हुए हमने क्या लिया, एक दूसरा सरफेस। इसी लूप से होते हुए हमने क्या लिया, एक दूसरा सरफेस, इसे हमने क्या बोला, S2। अब अकॉर्डिंग टू, देखो S1 भी एक सरफेस है जो लूप L से आपका क्या हो रहा है, बाउंडेड है। और S2 भी एक सरफेस है जो अगेन इससे बाउंडेड है, लूप L से बाउंडेड है। अब जब हम यहाँ लगाएंगे एम्पियर्स लॉ फॉर S1 सरफेस, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। देखो सरफेस S1 से कितनी आपकी जा रही है करंट, आई करंट पास हो रही है ना इससे, हो रही है बच्चों। यस सर। इस करंट अगर यस हम इस सर। सरफेस S1 के लिए एम्पियर्स लॉ लगाएं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब सरफेस S2 के लिए लगाएं तो क्या होगा, S2 के लिए लगाएं तो क्या होगा, जीरो सर। जीरो, क्योंकि S2 से कोई करंट फ्लो हो रही है, नो सर। नो सर। ये है S2, यहाँ कोई आपका वायर है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर S2 के लिए लगाएंगे तो ये बी डॉट डी एल क्या आ जाता है, जीरो। लेकिन S1 और S2 क्या है, सेम लूप से बाउंडेड सरफेस है, तो हमेशा क्या होना चाहिए था, वैल्यू म्यू नॉट आई आनी चाहिए थी। लेकिन अब ये देखो, अगर मेरे पास ये वायर इस तरीके से है ना, और मैं ये क्लोज लूप बना रहा हूँ, इससे मैं ये सरफेस लूँ या ये दूसरा सरफेस लूँ या कोई अगला सरफेस लूँ, हमेशा कितनी करंट बाउंड कर रहा है, ये आई करंट बाउंड कर रहा है ना। यस सर। तो म्यू नॉट आई आना चाहिए हमेशा, बी डॉट डी एल जो है। लेकिन इस बार तो गड़बड़ हो गई, म्यू नॉट आई आया तो इधर क्या आया, बी डॉट डी एल इक्वस टू जीरो। यानी आपका जो एम्पियर्स लॉ था, जब हम उसे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में लगा रहे थे, और और जब हम वायर में लगा रहे थे सर्किट में, सेम लूप के अराउंड, तो ये वायोलेट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये सेम रिजल्ट नहीं दे रहा था और ये रिजल्ट कॉन्ट्रडिक्टरी था। तो इसी डिलेमा को किसने सॉल्व करा था, मैक्सवेल ने। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या करा, इस एम्पियर्स लॉ को क्या कर दिया, मॉडिफाई। अब इसने कहा कि सर्किट में टोटल करंट जो होती है वो क्या होती है, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट कहाँ होती है, सर्किट में, जो वायर में बह रही है। और डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ होती है, इन बिटवीन द प्लेट्स। ये किसकी वजह से है, डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से होती है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से होती है, चेंज इन चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड। और आईसी किसकी वजह से होती है, दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। आईसी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। आपका आईसी है कंडक्शन करंट, डी क्यू ओवर डी टी, या जे डॉट डी एस हमने कहा था। जबकि आई डी क्या हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, डी क्यू आपका डी फाई ई ओवर डी टी। यहाँ पर फाई ई अगर हमने लिख दिया, ए नहीं लिखेंगे, तो फाई ई ओवर डी टी। तो इसका मतलब जब भी कैपेसिटर आपका सर्किट में है, एक कंडीशन तो हमें ये पता लग जाएगी कि ये डीसी को कभी अलाउ नहीं करने वाला। और दूसरा, कैपे अगर एसी होगी तो इसमें एक नई करंट आएगी जो क्या होगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट। ये देखो म्यू नॉट आई प्लस आई डी। अब ये कर दिया एम्पियर्स लॉ को इसने मॉडिफाई। ठीक है, समझ में आया? अब एक बात ये निकलती है कि क्या डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये देखो यहाँ बह रही है आईडी, है ना, और इधर सर्किट में क्या है, ये आईसी। क्या डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट एक सी हैं? देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक, जो ये प्रॉपर्टी है आईडी और आईसी, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है भाई। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में कोई मैच नहीं है।
क्योंकि ये ड्यू टू द चार्ज ऑफ फ्लो है, ये ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। बट सिंस इट इज कंप्लीटिंग द करंट इन अ सर्किट, इसलिए इसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोला गया। इसलिए क्या बोला गया इसे? डिस्प्लेसमेंट करंट। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट करंट की कोई भी प्रॉपर्टी कंडक्शन करंट की जैसी नहीं होती। बस इसलिए से करंट का नाम दे दिया क्योंकि ये लूप में करंट की कंटिन्यूटी को क्या करती है? कंप्लीट। अब कई बार अटैच होकर क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट कंडक्शन करंट इन सर्किट और इन वायर इज इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट करंट इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। ये फॉर्मूला पढ़ा है, ई इक्वल्स टू तुमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर। बहुत फेमस फॉर्मूला है, Yes, sir. 12th में हम पढ़ते हैं इसे। फील्ड ड्यू टू द प्लेट्स, है ना, इन बिटवीन Yes, sir. कैपेसिटर प्लेट जो हम निकालते हैं, है ना, इनफाइनाइट प्लेन शीट, इस तरीके से कई सारे हमारे पास थे ना, थिक शीट, प्लेन शीट। तो E इक्वल्स टू कितना होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये किसके केस में था? कैपेसिटर्स के केस में। ठीक हो गया। अब यहां से देखो डीई ओवर डी टी कर दो, क्या बनेगा डीई ओवर डी टी? एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ए बी कांस्टेंट, ये क्या बन जाएगा? डी क्यू ओवर डी टी। यहाँ से डी क्यू ओवर डी टी कितना आया? डी क्यू ओवर डी टी एप्सिलॉन नॉट ए डीई ओवर डी टी। DT. अब डी क्यू ओवर डी टी क्या होता है? कंडक्शन करंट होती है ना, आई सी अभी बताया था मैंने। Yes, sir. और एप्सिलॉन Yes, नॉट sir. डी ओवर डी टी क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। बस आ गया। दो चार लाइन में हमने प्रूफ कर दिया कि जो कंडक्शन करंट इन सर्किट किसके इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट करंट इन कैपेसिटर। समझ में आया बच्चों? ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट किसका? द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द गैप इज आइडेंटिकल विद द कंडक्शन करंट इन कनेक्टिंग वायर। तभी तो बराबर कंटिन्यूटी हो रही है। ये तो होता क्या, यहाँ पर से जो करंट आई फ्लो कर रही होती है ना, अगर ये कंडक्शन करंट के इक्विवेलेंट नहीं होती तो यहाँ ये आई आ रही होती है और देर से कुछ और वैल्यू हो जाती है आई डैश। जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ से आई आ रही है तो सर्किट में आई ही करंट क्या कर रही है? फ्लो। क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये बिल्कुल उतनी वैल्यू होती है जितनी कंडक्शन करंट की होती है। ठीक हो गया बच्चों? किसी का क्वेश्चन या डाउट है तो पूछो। नो सर। यहाँ तक तो यहाँ तक हमने जो अभी तक पढ़ा है, हमने एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देख ली, मैक्सवेल की चारों इक्वेशन हमने डिफरेंशियल फॉर्म में हम कर चुके हैं। इंटीग्रल फॉर्म बहुत ही आसान है, तुम लोग उसे खुद से करोगे। कहीं डाउट होगा तो मेरे से कल के लेक्चर्स में पूछोगे। ठीक है बच्चों? यस सर। तो लॉन्ग आंसर टाइप में जो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास वो होता है डेराइव मैक्सवेल्स फोर इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। वो हम कर चुके, चारों इक्वेशन हमने डेराइव करी। पहली तीन इक्वेशन बड़ी आसान है, फोर्थ थोड़ी ट्रिकी पड़ती है क्योंकि उसमें एक नई टर्म जे डैश ऐड होती है। और कई बार क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इक्वेशन फोर को डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ मिक्स करके पूछ लेता है। क्या कहेगा? आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट, या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड शो दैट मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन लेड टू द मॉडिफिकेशन टू एम्पियर सर्किटल लॉ। तब आपने क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट करंट को समझा के एक्सप्लेन करके फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को डराइव करके वहां से बताना है कि आईडी का जो फॉर्मूला हमारे पास आया क्या है? इट्स डेल डी ओवर डेल टी। ठीक है, इसके साथ क्या आएगा? ए। ये था डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। तो ये मिक्स करके आ जाता है कई बार इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट करंट प्लस मैक्सवेल इक्वेशन 4। अब हमारा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास आने वाला है, ठीक है, इस क्वेश्चन को किसी भी हालत में तुम लोगों ने नहीं छोड़ना बच्चों। ये है आपका वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। ठीक है, बिल्कुल ये मान के चलो कि तुम्हें इसे बहुत ध्यान से याद रखना है। बहुत आसान डेरिवेशन है, जब करने बैठोगे तुम देखोगे कि 5 मिनट के अंदर ही डेरिवेशन होता है और आता लॉन्ग आंसर टाइप में। बहुत अच्छा इम्पैक्ट रखता है ये वाला डेरिवेशन। ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। यानी पहला लॉन्ग आंसर टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था? जिसमें चार मैक्सवेल इक्वेशन को हमने डेराइव करना है डिफरेंशियल फॉर्म में। दूसरा आता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन हमें लेकर आनी है किसमें, फ्री स्पेस, और साथ में ट्रांसवर्स नेचर भी इसका पूछ लेता है। ठीक है, चलो करते हैं इसे आगे। और ध्यान से अपनी कॉपी रख लो अगर जो करना चाहता है साथ में। बढ़िया डेरिवेशन है, बहुत आसान है। चारों मैक्सवेल इक्वेशन जिसने ध्यान से पढ़ी हुई है उसे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो, जब हम बात करते हैं वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस, है ना, तो पहले हम ये करेंगे कि हम चारों मैक्सवेल इक्वेशन को अच्छे से यहाँ पर लिख लेंगे, हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, द वेव इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकली फ्री स्पेस और वैक्यूम कंटेनिंग नाइदर फ्री चार्ज नॉर कंडक्शन करंट। ठीक है, जो फ्री स्पेस का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए उस स्पेस है जहाँ पर कोई फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है। फ्री चार्ज नहीं है तो कोई भी कंडक्शन करंट इसमें पॉसिबल नहीं होगी। इससे क्या मीनिंग निकला अभी हम देखेंगे, पहले हमें चारों मैक्सवेल इक्वेशन को लिखना है। डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो, डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। ठीक है, अब मुझे बताएगा अभिनव त्यागी। हाँ, अभिनव त्यागी, जिससे पूछूंगा वही बताएगा मुझे। अभिनव है, गायब है। अक्षत, अक्षत शर्मा, अक्षत शर्मा भी गायब। सर वो मैसेज कर रहा है। क्या लिख रहा है? यस सर कह रहा है तो सर। माइक काम अभिनव त्यागी ने तो यस सर लिखा है सर चैट बॉक्स में। अनुभव, अनुभव त्यागी, देखो सारे गायब हैं। यस सर। अनुभव, ये बता मुझे, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन कौन सा लॉ है ये? सर क्या? मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन जो लिखी है कौन सा लॉ है ये? ये सर एक हम्म प्रणव, प्रणव गुप्ता, कौन सा लॉ है बेटा ये? इक्वेशन 4। सार्थक, सार्थक जैन, सार्थक जैन, आ रही आवाज? ये भी गायब। सुमित, यस सर। कौन सा लॉ है बेटे? फोर्थ सर एम्पियर सर्किटल। एम्पेयर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ। यस सर। वह आधे तो तुम लोग गायब हो, आधे का ध्यान है नहीं इधर, है ना, खाली लॉगिन करके चले गए। वो मुझे दिखाई दे रहा कॉपी में, इतना गंदा काम किया हुआ है तुम लोगों ने बच्चों, है ना। कुछ ही बच्चों का अच्छा काम है, बाकी तो बहुत ही बेकार। कुछ ने तो कुछ किया ही नहीं है, और कुछ ने इतना गंदित राइटिंग में लिख कर आए हैं, कोई प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, जीरो एकदम। नंबर बिल्कुल मैंने काट रखे हैं, थोड़ा सा भी अगर, और जिसने बिल्कुल रफ काम करा उसको उस हिसाब से उसके नंबर भी कट हुए हैं। जब आओगे कल तुम्हें मैं कॉपीज दिखाऊंगा तुम्हारी। ठीक है, बहुत बेकार काम किया हुआ है। कुछ ही बच्चों का अच्छा काम है, प्रिया ने बहुत अच्छा काम कर रखा है ना, और विशाखा का काम अच्छा है, इन्होंने सबसे बढ़िया काम करा है। कम ही बच्चे जिनका काम अच्छा है, बाकी तो बहुत बेकार। याद रहनी चाहिए। आधे के दिमाग सुन्न हो गया, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है करके। इतनी बार मैं रिपीट कर चुका है कि कौन कौन से लॉज हैं, फिर भी कुछ ध्यान में नहीं है। अब देखो, ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन हमें याद हो जानी चाहिए। ठीक है, कई बार हम कर चुके हैं और कई बार इन्हें मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया। अब देखो, मैक्सवेल की इक्वेशन जब हम फ्री स्पेस में डराइव कर रहे हैं, तो फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकली फ्री स्पेस का मतलब होता है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स उधर नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जो कंडक्शन कराएंगे करंट का। अब कंडक्शन करंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो रो क्या हो जाएगा? जीरो। रो क्या हो जाता है फ्री स्पेस के केस में? जीरो। आ रही मेरी आवाज सभी को? यस सर। यस तो सर। फ्री स्पेस के केस में रो यस क्या सर। होता है? जीरो। क्योंकि जब भाई फ्री चार्ज कुछ है ही नहीं, तो जो फ्री चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो। अब जब फ्री चार्ज है ही नहीं तो कोई करंट भी आपकी फ्लो नहीं करेगी, इसलिए करंट डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो।
D equals to epsilon naught E and B equals to mu naught H। ठीक हो गया बच्चों, ये वैल्यूज हमारे पास आई। बैठिए, अच्छा ओके, तो ये समझ में आया। D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E, B इक्वल्स टू म्यू नॉट H, J इक्वल्स टू 0, रो इक्वल्स टू 0। किसी को कोई डाउट है इसमें, ये बताओ। फ्री स्पेस है जहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, सर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच बता दीजिए। ये बेटा प्रॉपर्टी होती है ना किसी भी मीडियम की। H क्या होता है, जो फील्ड हम अप्लाई करते हैं, और B क्या होता है, जो फील्ड क्रिएट हो जाता है मटेरियल में। म्यू नॉट क्या है, उस मटेरियल की परमेबिलिटी। ये क्या बताता है, कोई मीडियम कितनी इजीली या उसके मैग्नेटाइज होने की कितनी कैपेबिलिटी है। म्यू नॉट जितना हाई होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उस मीडियम के मैग्नेटाइज होने के चांस बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही सर आप क्या, परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी वही मैंने बोला ना, किसी मीडियम के मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे उसमें मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसका क्या लेवल रहेगा मैग्नेटाइजेशन का, बहुत इजीली होगा या आपका मैग्नेटाइजेशन करने में ज़्यादा हमें टफ पड़ेगा। तो वो डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन को जो बताएगा इंडिकेशन जो है मीडियम का, वो क्या होता है, जे म्यू नॉट। इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है, किसी मीडियम में जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उस मीडियम में कितना आपका पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है। ये एक्चुअल में क्या बताते हैं, उस मीडियम की प्रॉपर्टी। ठीक है, एच क्या है, जो फील्ड हमने लगाया, और बी क्या है, जो फील्ड मीडियम में क्रिएट हुआ, और म्यू नॉट बताएगा कितने उस मीडियम की वैल्यू। अगर म्यू नॉट जितना हाई होगा उतना ही ज़्यादा फील्ड आपका उस मीडियम में क्रिएट होगा। हाउ इजीली अ मीडियम कैन बी मैग्नेटाइज्ड और इलेक्ट्रीफाइड, दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फ्री स्पेस के केस में एक्चुअली म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है, फ्री स्पेस में कोई मीडियम लेंगे तो वो एप्सिलॉन और किससे डिनोट करेंगे, म्यू से। और अगर हम बात कर लें एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। और म्यू आर क्या होता है, एप्स म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हैं। फिलहाल तुम्हारे उससे ये चैप्टर हट चुका है, पहले 2 सेमेस्टर में फिजिक्स रहती थी तो डिटेल में हम इन चीज़ों को पढ़ते थे। तो अभी तुम्हें याद रखना है कि फ्री स्पेस के केस में परमिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट, नहीं म्यू नॉट, और परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। तो ये कंडीशन तुम्हें पहले याद रखनी है। फ्री स्पेस के केस में रो क्या होता है, 0, J 0, D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E, B इक्वल्स टू म्यू नॉट H। अब मैंने चारों मैक्सवेल इक्वेशन को इसके फॉर्म में चेंज करा। अब देखो पहली मैक्सवेल इक्वेशन क्या बनेगी भाई, कंडीशन क्या थी, रो इक्वल्स टू 0, J यस इक्वल्स टू सर। 0, D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E एंड B इक्वल्स टू म्यू नॉट H। ये था ना। अब पहली इक्वेशन डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो था, तो ये डेल डॉट डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, और डेल डॉट ई इक्वल्स टू 0। इसमें कोई डाउट है बताओ। फिर डेल डॉट बी 0 था तो कोई दिक्कत ही नहीं, डेल डॉट बी क्या हो गया, 0, और डेल डॉट एच इक्वल्स टू 0। तीसरी इक्वेशन डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। बी की जगह क्या रख दोगे, म्यू नॉट एच, और ई की जगह जो भी इसने करा होगा उसी हिसाब से कर देंगे। देखो इसने क्या रखा हुआ है, बी की जगह क्या रख दिया, म्यू नॉट एच। और थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन में क्या रखा, देखो फोर्थ इक्वेशन क्या थी, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। जे क्या हो गया, 0, और डी की जगह क्या रख दिया, एप्सिलॉन नॉट ई, तो ये बचा एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी। इसका मतलब यहाँ जो ये इक्वेशन ला रहा है, देखो किस किस के कॉम्बिनेशन में, एच और ई के कॉम्बिनेशन में। किसके कॉम्बिनेशन में, एच और ई के कॉम्बिनेशन में। ठीक है बच्चों, एच वो मैग्नेटिक फील्ड है जो हम अप्लाई करते हैं, और ई वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। जबकि बी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है और डी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने अप्लाइड के फॉर्म में करा, यानी एच और ई के टर्म्स में। तो जो 4 मैक्सवेल इक्वेशन है
वो हमारे पास फ्री स्पेस में इस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, 4 मैक्सवेल इक्वेशन हमें इस फॉर्म में मिल गई। कई बार क्या आता है 2 नंबर में आ जाता है, राइट डाउन मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। तो तुम्हें फ्री स्पेस के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, आप किसके लिए याद करो, जनरल मीडियम के लिए। ये रो इक्वल्स टू जीरो, जे इक्वल्स टू जीरो की वैल्यू याद रखनी है, इसको रख दो, इक्वेशन किस में आ जाएंगी, फ्री स्पेस के टर्म्स में। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। चलो अब क्या करते हैं, देखो अगला स्टेप क्या है। अब हमें लेकर आनी है वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ई एंड इन टर्म्स ऑफ एच। एक इक्वेशन आने वाली डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, नहीं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर, ई के टर्म्स में और एच के टर्म्स में भी सेम आने वाली है, इसको हम डेराइव करेंगे। बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 7 है या मैक्सवेल इक्वेशन 3 है, इसका क्या ले लेते हैं, कर्ल। क्या ले लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन का क्या ले लेते हैं, हम कर्ल ले लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई, दोनों तरफ हमें मिल जाने वाला है। तो जब मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन का क्या ले लूँ, कर्ल, टेकिंग कर्ल ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन 3। मैक्सवेल इक्वेशन क्या 3 क्या थी, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एच डेल डेल एच ओवर डेल टी, अभी जो हमने पढ़ी थी। अब दोनों तरफ का क्या ले लिया मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी डेल क्रॉस ई पहले से था, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट यानी कर्ल ले लिया, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में भी हमने क्या ले लिया, कर्ल। अब अगर हम अगले स्टेप में देखें, इस डेल क्रॉस को हम कहाँ लेके चले गए, डेल एच ओवर डेल टी के अंदर, ये था ना यहाँ पर। तो अगली स्टेप में मैंने क्या लिखा, माइनस म्यू नॉट डेल ओवर डेल टी डेल क्रॉस एच। ये समझ में आया बच्चों? यहाँ थोड़ा एच इधर चला गया नेक्स्ट लाइन में, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अब डेल क्रॉस एच की वैल्यू अगर मैं देखूं मैक्सवेल इक्वेशन 8 से, यानी 4, क्या है, एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी, यही आ रही है ना। डेल क्रॉस एच की वैल्यू क्या बनी, देखो यहाँ क्या करा मैंने, इस इक्वेशन का पूरे का डेल क्रॉस ले लिया, तो ये क्या बना, डेल क्रॉस सी, और यस यहाँ सर। कितना बना था, माइनस म्यू नॉट डेल ओवर डेल टी डेल क्रॉस एच। अभी डेल क्रॉस एच की वैल्यू कहाँ से रखी मैंने, इक्वेशन नंबर 8 से। 8 से। तो ये क्या बन गई, अब देखो डेल क्रॉस एच म्यू नॉट डेल टी ओवर डेल टी ऐसे ही था, जबकि डेल क्रॉस एच की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी। अब एप्सिलॉन नॉट क्या कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, डेल ओवर डेल टी ऑफ डेल ई ओवर डेल टी क्या बन गया है, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। ये ठीक है बच्चों, बताओ मुझे यहाँ तक की क्वेश्चन समझ में आई? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड में भी एज इट इज चल रहा है, डेल क्रॉस सी। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे एक वेक्टर आइडेंटिटी। ये एक्चुअल में क्या है, ए क्रॉस बी। ठीक है, इस तरीके की आइडेंटिटी बन गई, क्योंकि ये तीनों सब क्या है, वेक्टर्स हैं, ई डेल आपका क्या वेक्टर्स हैं। तो इसके लिए जो वेक्टर आइडेंटिटी आती है वो इस तरीके से रहती है, डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई, डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। अगर कर्ल डाइवर्जेंस के फॉर्म में हम बोलें तो ये क्या, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई, क्या ये, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर ई। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर ई। अब इक्वेशन 1 से अगर हम आए, मैक्सवेल इक्वेशन 1 क्या कहती थी वो, डेल डॉट ई इक्वल्स टू 0। याद आया कुछ? सर 5 से। हाँ, मतलब मैक्सवेल इक्वेशन 1, अभी यहाँ हमने 5 बोल दिया है, तो ये क्या है आपका, डेल डॉट डी इक्वल्स टू 0। तो डेल डॉट डी क्या हो गया, 0। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, केवल माइनस डेल स्क्वायर ई, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई।
केवल क्या बचेगा यहाँ पर, डेल क्रॉस ई माइनस डेल स्क्वायर ई। तो ये बचा तुम्हारा डेल क्रॉस ई माइनस डेल स्क्वायर। हमने कहाँ रख दिया इसे, इक्वेशन नंबर 10 में। इक्वेशन 10 में रखते ही माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। ठीक हो गया, दोनों तरफ से माइनस साइन हटा दिया, तो ये क्या बना, डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। ये है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। टफ है या आसान है ये बताओ मुझे पहले। सर कंफ्यूज। सर रिवाइज करने पड़ेगी एक बार रिवाइज करोगे समझ में आ जाएगा। देखो दोबारा से Yes, मैं sir. क्विकली तुम्हें बताता हूँ क्या चीज हमने करी। एक मिनट रुको, यहीं पर कर दे रहा हूँ इसे, ठीक है। हमने पहले ये इक्वेशन लिखी, चारों मैक्सवेल इक्वेशन। फिर फ्री स्पेस के लिए हमने क्या कर दिया, रो को 0 रख दिया और जे को क्या कर दिया 0। यस सर। डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई और बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये 4 इक्वेशंस मिल गई। इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। यहाँ इसने 5 6 7 8 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है। अब इसमें देखो जो इक्वेशन 7 है एक्चुअली में मैक्सवेल इक्वेशन 4 थर्ड है। इसका क्या ले लेते हैं, क्रॉस। तो जैसे ही मैंने इसका क्रॉस लिया यानी कर्ल लिया दोनों तरफ का, तो डेल क्रॉस ई हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू डेल क्रॉस माइनस म्यू नॉट डेल एच ओवर डेल टी। सही रहा। अब ये जो डेल क्रॉस ई है, ये वेक्टर आइडेंटिटी से क्या बनता है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर ई, ठीक है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस डेल क्रॉस को हमने कहाँ लेके चले गए, अंदर। तो ये क्या बचा, माइनस म्यू नॉट डेल ओवर डेल टी इंटू डेल क्रॉस एच, ठीक है, ठीक हो गया। अब हमने कहा ये देखो यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन जो 5 आई है, इस इक्वेशन 5 से डेल डॉट डी की वैल्यू क्या है 0। तो ये क्या हो गया 0 माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट डेल ओवर डेल टी, और डेल क्रॉस एच की वैल्यू देखो क्या है यहाँ से इक्वेशन 8 से, एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी। बस यहाँ क्या बचा, केवल माइनस डेल स्क्वायर ई, और इधर क्या बचा, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। बन गई इक्वेशन। कितना टाइम लगा मैं बताओ, कुछ भी नहीं। ये देखो, यस सर। यानी इनको लिखने के बाद हमारे पास केवल 4 या 5 स्टेप में इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, जो ये इक्वेशन 8 है इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं या कर्ल ले लूं, फिर क्या हो जाएगा, फिर सेम कैलकुलेशन होगा बिल्कुल एज इट इज। उस केस में किसके टर्म्स में आएगी, सिमिलरली डेल स्क्वायर ई की जगह अब क्या हो जाएगा एच इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच ओवर डेल टी स्क्वायर। तो ये बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एच, और ये थी आपकी इलेक्ट्रिक वेक्टर ई। हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत आसान है बच्चों। जब तुम करने बैठोगे ना तुम्हें लगेगा कि ये तो बिल्कुल बहुत जल्दी होने वाला क्वेश्चन है। अगर इसी के रिस्पेक्ट में मास वेरिएशन या कॉम्पटन इफेक्ट आ जाए, इससे 4 गुना ज़्यादा टाइम लेंगे और गलती होने के चांस ज़्यादा। ये उतना ही नंबर में आएगा। सर यही कर आएंगे फिर। हाँ करके आना, लेकिन अभी आगे भी तो है ये, लेकिन आसान अच्छा। है। देखो ये हमने
हाँ, जब ये ऑप्शन में ये मिल जाए तो इसे कर लेना, लेकिन होता क्या है, इंटरनल चॉइस आती है अधिकतर अभी तक जो है ना। हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हर चैप्टर यूनिट से एक क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, सबकी इंटरनल चॉइस ये देगा। अब सिमिलरली हमने करे कैलकुलेशन, अब हमने एक मैक्सवेल इक्वेशन 4 का कर लिया, तो तब हमें एच के टर्म्स में इक्वेशन मिल जाएगी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच ओवर डेल टी स्क्वायर। और सिमिलर किसकी तरह थी ये, ई में भी क्या था, सेम थी। ई में क्या था, डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच ओवर डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। तो यानी बिल्कुल हर तरीके से सेम होती है बच्चों, ई और एच की इक्वेशन बिल्कुल सेम होती है, इनकी फेज और इनकी जो भी प्रोपोगेशन होता है हर तरीके से क्या होता है, सेम होता है। अगर हम बात करें, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जनरल प्लेन वेव इक्वेशन। कहीं आई थी जनरल प्लेन वेव इक्वेशन, और डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर, याद आया कुछ So sinusoidal, right? श्रोडिंगर I इक्वेशन think, में? yes, sir. I think. इसका जनरल सॉल्यूशन भी लाए थे ना, याद है कुछ, साई इक्वल्स टू साई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, आया था कुछ? Yes, sir. खैर क्या याद होगा तुम लोग को, दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। तो वहां पर एक बड़ा टिपिकल सा सॉल्यूशन लाए थे हम, साई इक्वल्स टू साइन नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। फिर हमने ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू रखा था, वी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा रखा। फिर हमने ई और पी के टर्म्स में लेकर आए, टोटल एनर्जी श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की थी, है ना। तो वहां भी जो मैटर वेव थी वो क्या थी, प्लेन वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती थी। यहाँ पर भी अगर हम देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में जो ये इक्वेशन आई हैं 11 एंड 12, ये देखो ये जनरल प्लेन वेव इक्वेशन से बिल्कुल मैच कर रही है, कर रही है। Yes, सेकंड ऑर्डर sir. डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल सेम है भाई। यानी आपका जो, अगर हम कंपेयर करें प्लेन वेव इक्वेशन 13 को, जो इक्वेशन हम लेकर आए हैं, तो हम देखते हैं बिल्कुल ये क्या है, आइडेंटिकल। समझ में आया? अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ जो साई है वो इस इक्वेशन में एच है, इधर क्या वो ई है, दोनों सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 1/v square. 1/v² के, ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√, ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और जब हमने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी, म्यू नॉट की वैल्यू 4.2 × 10⁻⁷, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12, तो ये आया 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 2.999 करके आता है, और भी सिंपली से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो किसके इक्वल है, सी के इक्वल। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में किस स्पीड से चलती हैं, Light स्पीड की ऑफ speed. लाइट। एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट लाइट होती है, ठीक है। तो लाइट की स्पीड सी थी, और यहाँ से मैक्सवेल इक्वेशन से भी हम लेकर आए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी आती है, इट्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ऑब्टेन वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस एंड शो दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। आसान है, बताओ ये क्वेश्चन हो जाएगा, Yes, sir. है ना। ये कुछ भी नहीं था, मेन इसमें बस ये याद रखने वाली बात थी कि हमें रो और जे को क्या रखना था, जीरो। बाकी अपने आप क्वेश्चन, और दूसरा याद रखना था कर्ल हमें लेना है इक्वेशन 3 का, तो ई की टर्म्स में आएगा, इक्वेशन 4 का तो एच की टर्म्स में, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन। और फिर हमने इस जनरल प्लेन वे इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये आपका वैल्यू कि जो लाइट की स्पीड है वो किसके, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है किसके स्पीड के बराबर होती है, लाइट की। ठीक है बच्चों, Yes, sir. Sir. आगे बढ़ूँ Yes, sir. अब हमें प्रूफ करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स इन नेचर है। ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब ये है कि
एक्स एक्सिस के अलोंग तो तुम्हारी क्या है, वेव प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, के वेक्टर, वेव प्रोपोगेशन वेक्टर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक हो गया। ये क्या है आपका वाई, तो यानी ये जो फील्ड आया ई वाई है। और तीसरा जो है हमारे पास, जो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वो इसके परपेंडिकुलर है बच्चों। लग रही है जेड एक्सिस में वाइब्रेट करते हुए, है ना। ये देखो ये कौन सी है, जेड एक्सिस, यानी एच जेड। यानी आपका अगर वेव ट्रेवल कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग, यानी तीनों ही म्यूचुअली एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। पढ़ा था ना ट्रांसवर्स नेचर क्या होता था, जब वेव के वाइब्रेशन कहाँ हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑफ प्रोपोगेशन। ये लाइट बीम तो इधर को ट्रेवल कर रही है, और वाइब्रेशन का हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर ना, इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है भाई, है किसी को याद कुछ लॉन्गिट्यूडिनल के बारे में। चलो, लॉन्गिट्यूड जैसे साउंड वेव होती है ना, साउंड वेव में क्या होता है, वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल कर रही है ना। कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन बनते थे ना, याद है कुछ। चलो भाई, अब तुम्हें कुछ याद नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं यस ट्रांसवर्स सर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत आसान टॉपिक है। अब हमने प्रूफ करना है कि E परपेंडिकुलर टू H परपेंडिकुलर टू K, यानी तीनों ही म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर। यानी एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग है तो दूसरा वाई, तीसरा जेड। किसी के बीच में भी एंगल निकालोगे हमेशा क्या आएगा, 90 डिग्री। तो अब हम बात करेंगे जो जनरल प्लेन वेव इक्वेशन, ई के टर्म्स में और एच के टर्म्स में, अभी हमने देखी थी, याद आ गई ना। डेल स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ये वो डेल टी स्क्वायर, Yes, sir. आपका इसी तरीके से एच के टर्म्स में। अब इनके जो जनरल सॉल्यूशन है वो इस तरीके से है, E इक्वल्स टू आर टी, दैट इज ई नॉट ई टू द पावर के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। आर क्या है, एक्स वाई जेड, और टी ये टाइम, ठीक है, इसे रेडियल वेक्टर कहते हैं। और इधर एच आर टी, दैट इज एच नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, समझ में आया। ये जनरल सॉल्यूशन है बच्चों, ये हमें याद रखना है। अभी तुम लोगों ने पढ़े नहीं पढ़े मुझे पता नहीं, पढ़े कहीं पर तुमने मैथ्स में पढ़ा है अभी तक ये, सॉल्यूशन ऑफ No, sir. आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। नहीं पढ़े इसका मतलब तुम लोगों ने, है ना। नो सर। चलो एक काम कर रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, यस थोड़ा सर। रिफ्रेश हो जाओगे तुम लोग में। तो 2 मिनट अपना पानी वानी पी लो, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक।
हाँ बेटा, आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. चलो स्टार्ट करें आगे। Yes, sir. चलो, हमने अभी तक करा प्लेन वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। हम लेकर आए डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर, या एच के टर्म्स में। देखो कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में दोनों की जरूरत नहीं पड़ने वाली, एक से ही हो जाएगा। या तो ई के टर्म्स में ट्रांसवर्स नेचर को हम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, एच के टर्म्स से भी कर सकते हैं। इसने दोनों लिख दिया क्योंकि बिल्कुल होमोजीनियस है, हर तरीके से सेम है दोनों इक्वेशंस, तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आनी। जो ई के लिए वही किसके लिए, एच के लिए। सो ई आर टी इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अभी तो जनरल इक्वेशन जो हम जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास आया है, इसमें जो ई नॉट और एच नॉट है ये क्या एम्पलीट्यूड्स यानी पीक वैल्यूज है। ठीक है, पीक वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एक तरीके से हम इन्हें एम्पलीट्यूड्स कहेंगे। और के जो है, के क्या होता है आपका, इट्स 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, वेक्टर है तो एन वेक्टर यूनिट वेक्टर हमने लगा दिया, बट के की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। और लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन न्यू। सो 2 पाई न्यू ओवर सी और ओमेगा अपॉन सी। तो हमें याद रखना है के की वैल्यू क्या रखनी है, आगे यूज होगी, है ध्यान में रखना है। के इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन सी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो के वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन सी इंटू एन वेक्टर। ये ठीक है बच्चों, के इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा और के इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन सी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना यहाँ पर हमने क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है आपका, ये जो इक्वेशन 1 है
इसका मैं करता हूं आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। बताओ बच्चे क्या होगा, डेल ई ओवर डेल आर। क्या होगा डेल ई ओवर डेल आर? ई टू दी पावर समथिंग कैसा होता है, सेम आ जाती है ना टर्म। तो ई नॉट ई टू दी पावर माइनस आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ओमेगा टी। और कुछ होगा? सर माइनस आई आर। माइनस आईटा के। के आर के के आ साथ ये जाएगा। सर आई के क्या? आई आई तक के सर। अभी जो अंदर की टर्म बनी है ना, ई नॉट और ये ई टू दी पावर दिस वन, ये क्या है? ये तो खुद ही ई है ना। तो डेल ई ओवर डेल आर, ये क्या है? ई तो है ये, इनटू माइनस आईटा के। भाई ये पूरी टर्म क्या थी? ई है, एज इट इज आ गई, माइनस आईटा के। अगर अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें और ई जो फंक्शन है या वेक्टर है इसे यहाँ से हटा दें, तो डेल ओवर डेल आर किसके इक्वल आएगा? यह आता है माइनस आईटा के इक्वल। समझ में आया बच्चों? ये देखो यस इधर सर। डेल ओवर डेल आर ई नॉट ये हमने किया, तो आईटा के सर ए के ऊपर के डॉट आर। सर ए के ऊपर अच्छा माइनस माइनस नहीं था नहीं बेटा, है, प्लस है, ठीक है? ये प्लस है, ठीक है, माइनस आएगा तो ये सर। प्लस यस आएगा। मैं माइनस लिख प्लस दिया आएगा। पावर में, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये प्लस है, तो आईटा के ई नॉट ई टू दी पावर आईटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये पूरी टर्म एज इट इज ई आ गई। तो यहाँ पर क्या बना, डेल ई ओवर डेल टी। अगर मैं इस इक्वेशन से इस ई फंक्शन को हटा दूं दोनों तरफ से, तो क्या बनेगा ये? डेल ओवर डेल आर इक्वल्स टू आईटा के। और यही आपका रेडियल ऑपरेटर की टर्म्स में ये क्या है, डेल ऑपरेटर। समझ रहे हो बच्चों? डेल ऑपरेटर क्या था? आईटा डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल एक्स। और जब हम रेडियल वेक्टर में बात करते हैं तो ये किसके इक्वल में आता है? इसे लिखते हैं डेल ओवर डेल आर। तो डेल्टा को क्या लिखते हैं? डेल ओवर डेल आर, ठीक है। और आर अपने आप में वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, इसे बोलते हैं रेडियल वेक्टर, ठीक है। तो रेडियल वेक्टर के टर्म्स में डेल्टा क्या होता है? डेल ऑपरेटर डेल ओवर डेल आर। ये समझ में आया? तो यहां से हम क्या ले आए, डेल ऑपरेटर की वैल्यू आईटा के। डेल ऑपरेटर की वैल्यू कितनी आ गई? आईटा के। ये हमें याद रखना है, डेल इक्वल्स टू आईटा के। ये कब आया? जब मैंने इक्वेशन 1 को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा था। अब मैं करूंगा इक्वेशन 1 को टी के रिस्पेक्ट में। टी के रिस्पेक्ट में करो तो क्या बनेगा ये? डेल ई ओवर डेल टी इक्वल्स टू क्या बनेगा? माइनस आई ओमेगा आ जाएगा ना। और पूरा ई नॉट ई टू दी पावर आईटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, इसको हम क्या लिख देंगे? ई। यही तो बनेगा। यहाँ से डेल ओवर डेल टी क्या बनेगा? माइनस आई ओमेगा। देखो इधर क्या करा है इसने, ऐसे ही यहाँ पर करेगा अभी, है ना। क्या करा हमने? इस ई को किसके रिस्पेक्ट में कर दिया? अब टी के रिस्पेक्ट में। पहले आर के रिस्पेक्ट में करा था, अब किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही टी के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, इट्स माइनस आईटा ओमेगा, और ये पूरी सेकंड टर्म एज इट इज आ जाएगी, जो हमारे पास क्या अगेन ई है। तो यहाँ से डेल ओवर डेल टी की वैल्यू कितनी आई? माइनस आई ओमेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एक मिनट, अभी इसका चरखा घूम रहा है, यानी हैंग हो रहा है सिस्टम। होल्ड करना 1 मिनट। तो यहाँ पर भी हमने कुछ इस तरीके से करा जिससे हमने कहाँ करा था? श्रोडिंगर इक्वेशन में, है ना। वहाँ पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करा था, फिर किसके? टी के। यहाँ पर भी हमने क्या करा? पहले आर के रिस्पेक्ट में, फिर टी के। एक्चुअली में हमारा एम है दो ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करना। एक डेल ऑपरेटर दैट इज आईटा के, दूसरा डेल ओवर डेल टी। ये भी एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं बच्चों? ये पहले ही बताया सर मैंने। दो वाले फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन में चेंज करते हैं। हाँ, द ऑपरेटर्स आर द मैथमेटिकल और फिजिकल एक्सप्रेशंस विच कन्वर्ट वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी डेल ओवर डेल टी क्या एक ऑपरेटर है।
और डेल भी क्या है आपका ऑपरेटर है। ठीक, सिस्टम हैंग हो गया, 1 मिनट होल्ड करना तुम लोग। यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, हट गई? सर हो स्क्रीन तो रही है शेयर सर। हो रही है पर पीपीटी नहीं आ रही। पीपीटी नहीं आ रही है अभी, चलो ठीक है। अब मैं कुछ प्रॉब्लम रही है, चलो मैं दोबारा से खोल रहा हूँ पीपीटी को। विजिबल हो रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो, हम कहाँ पहुंचे थे, ट्रांसवर्स नेचर की हम बात कर रहे थे। हमने कहा था दो इक्वेशन हमें थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में थी, दूसरी आपका मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में थी, और ये बिल्कुल आइडियली सेम थी प्लेन वेव इक्वेशन से। फिर हमने बात करी इनके जनरल सॉल्यूशंस की, तो सेम सॉल्यूशन है ई के टर्म में भी और एच के टर्म में भी। जो ई के लिए आएगा वही सेम किसके लिए आना है, एच के लिए, बिकॉज द जनरल इक्वेशंस आर सेम, सो जनरल सॉल्यूशंस आर आल्सो सेम। फिर हमें क्या करना था, हमें दो ऑपरेटर की वैल्यू पता करनी थी, एक डेल ऑपरेटर, दूसरा डेल ओवर डेल टी। तो डेल ऑपरेटर और डेल ओवर डेल टी को पता करने के लिए हमने क्या करा, पहले इक्वेशन 1 जो है ई के टर्म्स में से किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। तो जब आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो डेल ई ओवर डेल आर कितना आ गया, आईटा के ई। जब हमने यहाँ से इस फंक्शन को हटा दिया, ई फंक्शन को, तो डेल ओवर डेल आर किसके इक्वल हो गया, आईटा के। और सिंस ये रेडियल वेक्टर के टर्म्स में है, तो यही आप किसका होता है, डेल ऑपरेटर। ठीक है। और हमने फिर डिफरेंशिएट करा ई को किसके रिस्पेक्ट में, टी के। जब टी के रिस्पेक्ट में करा तो डेल ओवर डेल टी हमारा क्या बना, ओमेगा। ठीक है। एक्चुअल में क्या आया था, डेल ई ओवर डेल टी इक्वल्स टू माइनस आई ओमेगा ई। अगेन हमने ई फंक्शन को यहाँ से जब हटाया तो डेल ओवर डेल टी इक्वल्स टू हमें क्या मिला, माइनस आई ओमेगा। ठीक है। यानी दो ऑपरेटर हमें पता लग चुके हैं, एक डेल ओवर डेल टी इक्वल्स टू माइनस आई ओमेगा, दूसरा डेल ओवर डेल आर इक्वल्स टू आईटा के। तो यहां से अब हमें क्या मिला, ये हमें मिला यहाँ से डेल ओवर डेल टी की वैल्यू आई ओमेगा। अब हम जाएंगे वापस मैक्सवेल इक्वेशन में। मैक्सवेल इक्वेशन 1 क्या थी, डेल डॉट ई इक्वल्स टू क्या था, जीरो। फ्री स्पेस के केस में ये था ना, डेल डॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना। यस सर। और अभी हमने डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या लेकर आए, आईटा के। आईटा के रखो तो इसमें क्या बनाए, आईटा के डॉट ई इक्वल्स टू जीरो। क्या आई जीरो के इक्वल हो सकता है, आई तो जीरो के इक्वल नहीं होता, क्योंकि आई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। इसका मतलब के डॉट ई किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। तो अगर दो वेक्टर परपेंड डॉट वेक्टर उनका जीरो है तो क्या होता है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर, तो के वेक्टर परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने डेल ऑपरेटर की वैल्यू निकाली कि डेल की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रखनी थी। इसी तरीके से जब मैं एच के लिए बात करूंगा, डेल डॉट एच इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। डेल की वैल्यू आईटा के डॉट एच इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से के वेक्टर किसके परपेंडिकुलर हो गया, एच वेक्टर के। इसका मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया कि के ई के भी परपेंडिकुलर है और के एच के भी परपेंडिकुलर है। के ई के परपेंडिकुलर है और के एच के भी परपेंडिकुलर है। अब हमने ये देखना है कि क्या एच और ई भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये भी तो करना पड़ेगा ना। अगर हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर बताना है तो ई और एच को भी परपेंडिकुलर बताना पड़ेगा। हमें ये तो पता लग गया कि वेव प्रोपगेशन वेक्टर है, यानी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है के, वाइब्रेशन ई भी उसके परपेंडिकुलर है और एच भी उसके
परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या ये एक ही प्लेन में है, क्या या एक दूसरे से ये परपेंडिकुलर हैं, किस तरीके की इनकी है प्रॉपर्टी, वो अब हमें देखना है। तो अब हम करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन 3 को यूज। देखो मैक्सवेल इक्वेशन 3 क्या थी, याद आई? डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। ठीक है, बी की जगह म्यू नॉट एच रख दिया तो माइनस म्यू नॉट डेल एच ओवर डेल टी। यही आ रहा है इधर, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट डेल एच ओवर डेल टी। अब मैंने किसकी वैल्यू रखनी है, देखो डेल ऑपरेटर भी मैंने फाइंड आउट कर लिया है ना, ये जो डेल ऑपरेटर है, दूसरा डेल ओवर डेल टी भी मैंने फाइंड आउट कर रखा है। आ रहा है समझ में? डेल ऑपरेटर को मैंने फाइंड आउट कर लिया, डेल ओवर डेल टी को मैंने फाइंड यस आउट सर। कर लिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से डेल की वैल्यू रखता हूँ और डेल ओवर डेल टी की वैल्यू। डेल की वैल्यू क्या थी, आइटा के क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट, और डेल ओवर डेल टी की वैल्यू क्या थी, माइनस आई ओमेगा इंटू ओमेगा। एच। तो ये क्या हो गया, आइटा के क्रॉस ई, क्योंकि आई तो क्या है, हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है, माइनस माइनस प्लस हो गई, तो ये क्या बचा आई यू नॉट ओमेगा म्यू नॉट ओमेगा एच। आई से आई भी क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा है, के क्रॉस ई इक्वल्स टू म्यू नॉट ओमेगा एच। दिखा तुम्हें, के क्रॉस ई इक्वल्स टू म्यू नॉट ओमेगा एच, यानी के क्रॉस ई इक्वल्स टू ओमेगा पी। ठीक है, तो कुल मिला के हमें क्या मिल रहा है यहाँ से आगे, इसने फर्दर क्या करा, के को एन की टर्म्स में लिख दिया, ओमेगा अपॉन के लिख दिया, है ना, ओमेगा अपॉन के को क्या लिख दिया, सी लिख दिया। ठीक, तो एक्चुअल में हमें लेकिन यहाँ से ये चीज़ पता लगी, ओमेगा क्या है यहाँ पर एज ए कांस्टेंट आएगा, तो के क्रॉस इक्वल्स टू बी। अब जब ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी होता है, तो ए और बी के बीच में क्या होगा, एंगल। हाँ बच्चों, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी होता था, तो ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा, बी और सी के बीच का एंगल क्या होगा। कोई बताएगा? हाँ प्रिया, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी होता था, तो सी कौन से प्लेन में होता था, सर जेड प्लेन में। परपेंडिकुलर होता है ना इन दोनों के, यस ए सर, यस तीनों। और यस बी क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी सी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होगा किसके, ए के, और सी परपेंडिकुलर होगा किसके, बी के। बी। तो यहाँ से जब हमें के क्रॉस सी इक्वल्स टू क्या मिला, ओमेगा बी, तो यहाँ से इसका मतलब के किसके परपेंडिकुलर है, बी के, और ई भी किसके परपेंडिकुलर है, बी के। तो यानी मैंने ई को किसके परपेंडिकुलर लेके आ गया मैं, बी के परपेंडिकुलर, या हम कह सकते हैं ई परपेंडिकुलर टू एच। ये भी हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया। तो यहाँ से हमें एक चीज पता लग गई कि ई परपेंडिकुलर टू एच, दीज बोथ आर परपेंडिकुलर टू के, यानी ये तीनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ होता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो लाइट है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर। यहाँ देखो, इसने बस कुछ नहीं कर रहा, कुछ वैल्यूज को इंटर रिप्लेस कर रहा है, के को क्या लिख दिया इसने, इसका यूनिट वेक्टर इनटू के को अभी हमने क्या लिखा था, आपके देखो के अपॉन ओमेगा लिख दिया ना, यहाँ हम ओमेगा अपॉन सी लिखते तब भी एक ही बात थी। ठीक है, के को क्या लिखते हैं, ओमेगा अपॉन सी, तो वन अपॉन सी आता, और बी को क्या लिख दिया इसने, म्यू नॉट एच, तो के अपॉन ओमेगा म्यू नॉट एन क्रॉस सी इक्वल्स टू एच। अल्टीमेट एम यही था, हमें क्या बताना था, एन क्रॉस सी इक्वल्स टू एच। ये दोनों कांस्टेंट आ गए, इसने केवल ये करा है कि यहाँ से ओमेगा को जब हम वैल्यू रखते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें ये चीज मिली कि ई एच और के तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, होते हैं। इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती है नेचर में। ठीक है बच्चों,
Yes, यस sir. सर। आया समझ में, या सर के ऊपर से उड़ गया सारा का सारा? नहीं सर, सर समझ में समझ आ तो गया। आ गया, रिवाइज करना पड़ेगा वो। बोलती बंद हो गई बिल्कुल। रिवाइज हैं? करना बस सर एक बार। रिवाइज हाँ। करना पड़ेगा बेटे, बिना उससे होगा नहीं। एक बार लेकिन रिवाइज कर लिया, ऐसे आसान तुम्हें कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ के तो हवाइयाँ उड़ गई, पसीने आ गए होंगे उन्हें, है ना, उन्हें लग रहा होगा चला चला क्या हुआ क्या। तभी फायदा होगा जब तुम लोग रिवाइज करोगे। यस हम सर। तुम्हें बस एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जब तुम्हारा कल क्लासरूम टीचिंग होगा तो तुम्हें और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। किसी का कोई डाउट है या कुछ इसमें पूछना है तो मुझे बताओ। नो सर। हम्म। Sir. आवाज़ कट रही है बेटा, आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट रुको। चलो, यहाँ तक का काम समझ में आ गया ना, पर ट्रांसवर्स नेचर। देखो, जो हमने डेरिवेशन स्टार्ट करा था, मैं फटाफट से क्विकली एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, ये किस तरीके से आता है। ये कहेगा, बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो अभी हमने डेरिवेशन किया। आज ही के आज इसे पढ़ लेना। मैंने सारी मिल गई ना पीडीएफ्स में, है यस ना? सर। यस सर। भेज दिए। हमें एग्जाम में क्या आता है, शोध या कहेगा ऑब्टेन plane wave equation for electromagnetic waves and show that the electromagnetic waves are transverse in nature। ठीक है। दूसरे तरीके से क्या कहेगा, प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड ऑल्सो शो दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट बोले तब भी यही काम करना, अगर वेव इक्वेशन फ्री स्पेस बोले यही डेरिवेशन होना। हमने चार मैक्सवेल इक्वेशन ली। मैंने कहा था फ्री स्पेस के केस में रो जीरो, है ना, और जे जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मॉडिफाई होकर हमारे पास 5 6 7 8 की फॉर्म में आ गई। एग्जाम में कई बार 2 नंबर पे लिखने को आती है वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस, तो हमें पता होना चाहिए रो जीरो, जे जीरो, डी कुछ एप्सिलॉन नॉट ई, बी कुछ म्यू नॉट एच। फिर हमने क्या किया, जो मैक्सवेल इक्वेशन 3 है, या यहाँ पर जो इक्वेशन 7, इसका क्या लिया था, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद मुझे क्या मिला, हमने इक्वेशन सॉल्व करी, हमने वेक्टर आइडेंटिटी यूज करी, और हमें यहाँ से मिला डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। ठीक है। और सेम इक्वेशन हमें मिलेगी किसके केस में, एच के केस में। ठीक हो गया बच्चों? अब इसके बाद जो जनरल प्लेन वेव इक्वेशन हमारे पास है, इससे हमने इक्वेशन 11 और 12 को कंपेयर किया, तो यहाँ से जो v की वैल्यू हमें ये मिली है। एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे, इतना लिख के सीधे 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड लिख देते हैं बच्चों। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। हमने क्या लिखना है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट करना है, और इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके हम क्या ले आए, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़े, क्योंकि अब हमें ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ करना है। तो ट्रांसवर्स नेचर के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन में को हमने, जनरल इक्वेशन का हमने क्या लिखा, सॉल्यूशन। अरे जनरल वेव का जो सॉल्यूशन था, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, आसान है, याद कर लोगे। उसके बाद हमें निकालनी थी डेल और डेल ओवर डेल आर की वैल्यू, और हमने फिर इस डेरिवेशन को करना स्टार्ट करा। एक और टर्म हमें याद रखनी है, के इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन सी। अगर ऐसे सर याद नहीं है सीधे तुम एक ओमेगा अपॉन सी याद कर लो। ठीक है, हाँ बताओ। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बता। सर इसमें k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा क्यों लिया सर? ये होती है इसकी वैल्यू, के की वैल्यू, इसलिए करा कि इसने इसमें इसे ओमेगा अपॉन सी करना था। अब तुमने पढ़ा है फेज वेलोसिटी पढ़ी थी, वी बी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन सी, याद आई कुछ क्वांटम में? यस सर। हाँ ये ओमेगा अपॉन सी यही तो थी फेज वेलोसिटी, नहीं ओमेगा अपॉन के होती थी। ठीक है। यस सर। लाइट के केस में क्या होती ओमेगा है, वी अपॉन बी की। हो जाएगी सी, सी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। तो के इक्वल्स टू कितना आ गया, ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन सी। देखो यही तो फिजिक्स है भैया, हर जगह से देखो सेम आ रही है। यहाँ ईएमटी जो बिल्कुल अलग चलता है, और जो क्वांटम फिजिक्स है बिल्कुल अलग, लेकिन एक्सप्रेशंस देखोगे एक जैसे आ रहे हैं सब जगह। ठीक है। वहाँ पर भी वो प्लेन वेव इक्वेशन ही होती थी क्वांटम मैकेनिक्स में, हम फेज वेलोसिटी की बात करते थे, वीपी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। ठीक है। तो फिजिक्स हर जगह से जब सही होती है तो कहीं से भी हम करेंगे, हमें फाइनल जो आंसर मिलता है वो सेम मिलता है। अब देखो दोनों इक्वेशंस कितनी ज़बरदस्त है, मैक्सवेल इक्वेशन। हमें ई और एच के टर्म्स में बिल्कुल होमोजीनियस इक्वेशन मिलनी है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। ठीक है।
और जब इन्हें सॉल्व करते हैं तो हम ट्रांसवर्स नेचर को भी प्रूफ कर लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। फिलहाल तुम इसको ध्यान से पढ़ो, तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा ये चैप्टर, क्योंकि नंबर अच्छे आते हैं इसमें। और देखो डेरिवेशन सर ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है, बस फिजिक्स मैथ्स थोड़ी तुम्हारी नहीं आई है। हाँ बता बेटा। सर इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना आप आज ही। आज ही? यस सर प्लीज, तो फिर हम रिवाइज कर लेंगे आज कल ही कॉलेज सर, से। आज का कोई चांस ही नहीं है, अभी तो मैं चला जाऊंगा। अभी आज कैसे होगा? आज तो तुम खुद से एक बात बताओ, तुम्हें हर वक्त रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती है क्या? सर मेरा डिस्कनेक्ट